फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 2 के प्रकरण 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 के अंतर्गत मानव में लैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। आनुवांशिकता और आनुवांशिक परिवर्तन। इस प्रकरण में हमने देखा कि पुरुषों में XY यह लिंग गुणसूत्र होते हैं तथा स्त्रियों में XX यह लिंग गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के कारण स्त्रियों और पुरुषों के शरीर में विशिष्ट अंगों वाले प्रजनन संस्थान का निर्माण होता है। X यह गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में होता है तो Y गुणसूत्र केवल पुरुषों में होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मानवीय प्रजनन संस्थान की संरचना किस प्रकार की होती है और यह किस प्रकार कार्य करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पुरुष प्रजनन संस्थान से। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान वृषण, विभिन्न वाहिनियां, नलिकाएं और ग्रंथियों से मिलकर बनता है। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान में जो महत्वपूर्ण भाग है उनको हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। पहला है वृषण। ये वह छोटा अंग है जो लैंगिक कोशिकाओं या फिर युग्मकों का निर्माण करता है, साथ ही कुछ हार्मोन्स का स्राव भी करता है। वृषण शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण के दो भाग होते हैं, प्रथम जो शुक्राणु का निर्माण करता है तथा द्वितीय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। दूसरा है वृषण कोश। वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश ताप नियंत्रक यंत्र के तौर पर कार्य करता है तथा यहाँ का तापमान शरीर के अन्य हिस्सों से कम होता है। तीसरा है शुक्रवाहिनी। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है। शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना जो शुक्राशय है उसमें खुलती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। आगे है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह अखरोट के आकार की एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनता है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। अगला है मूत्र मार्ग। यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसमें से होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव बाहर निकलते हैं। यह नलिका शिश्न से गुजरकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। अगला है शिश्न। ये एक बेलनाकार अंग है जो कि मूत्र विसर्जन और शुक्राणु को मादा के जनन अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। वृषणों में अनगिनत शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। उसमें पाए जाने वाली जनन उपकला की कोशिकाएं अर्धसूत्री पद्धति द्वारा विभाजित होकर शुक्राणु का निर्माण करती हैं। इसलिए शुक्राणु अर्धगुणित होते हैं। विभिन्न नलिकाओं द्वारा ये शुक्राणु आगे भेजे जाते हैं। इन नलिकाओं का क्रम क्रमशः वृषण जालिका, अपवाहिनी, अधिवृषण, शुक्र नलिका, स्खलन वाहिनी और जनन मूत्र मार्ग वाहिनी इस प्रकार से होता है। शुक्र कोशिका जैसे जैसे एक नलिका से दूसरी नलिका में भेजी जाती है वैसे वैसे वह परिपक्व होकर फलन करने योग्य हो जाती है। शुक्राशय का स्राव स्खलन ग्रंथि में स्रवित होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि तथा कॉपर ग्रंथि का स्राव मूत्र जनन नलिका में स्रावित होता है। यह सभी स्राव और शुक्राणु मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। यह वीर्य शिश्न के माध्यम से बाहर छोड़ा जाता है। स्खलन वाहिनी, जनन मूत्र वाहिनी और शिश्न को छोड़कर सभी अंगों की एक जोड़ी होती है। आइए अब देखते हैं मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान के बारे में। मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान में अंडाशय, अंडवाहिनी नलिका, गर्भाशय और योनि इनका समावेश होता है। पहले हम देखते हैं अंडाशय के बारे में। अंडाशय का प्रमुख दो कार्य होता है। प्रथम, ये जनन कोशिकाओं यानी अंडाणु का निर्माण करती है। द्वितीय, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर हार्मोन्स का निर्माण करती है। इसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन विशेष होते हैं। दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे भाग में गर्भाशय की दोनों ओर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें अंडाशय पुटिकाएं कहा जाता है पाई जाती हैं।
ये पुटिकाएं अंडाणु निर्माण करती हैं। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी नलिका से होकर गर्भाशय तक पहुंचती है। अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन, अंडाणु के निर्माण आदि के कार्य में मदद करते हैं। दूसरा है अंडवाहिनी। यह लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अंडवाहिनी की नलिकाएं अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा उदर गुहा के पीछे तक फैली होती है। यह निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है। आगे है गर्भाशय। गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है, जहां दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक थैली नुमा संरचना निर्माण करती हैं। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित हो भ्रूण का विकास करता है। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। यह भाग है योनि। यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है, जो कि मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव व शिशु के जन्म का मार्ग होता है। सामान्यतः हर महीने में एक अंडकोशिका एक अंडाशय से बारी बारी से उदर गुहा में छोड़ी जाती है। अंड नलिका के सिरे का भाग एक वायु कोष्ठिका के जैसा होता है, जिसके मध्य भाग में एक छिद्र होता है। उस छिद्र से अंड कोशिका अंडवाहक नलिका में प्रवेश करती है। अंडवाहक नलिका के आंतरिक पृष्ठभाग पर रोमक होते हैं। ये रोमक अंड कोशिका को गर्भाशय की ओर ढकेलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अब युग्माणु निर्माण के बारे में। शुक्र कोशिका और अंड कोशिका ये दोनों ही युग्माणु अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होते हैं। पुरुष के वृषण में यौनावस्था से आगे मृत्यु तक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है। जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में 2 से 4 10 लाख इतनी बड़ी संख्या में अंड कोशिकाएं होती हैं। तथापि स्त्री के अंडाशय में यौनावस्था से आगे मासिक धर्म रुक जाने की उम्र तक हर महीने एक अंड कोशिका तैयार होती है। स्त्री में प्रजनन संस्थान के कार्य के रुक जाने को ही मासिक धर्म का बंद होना कहते हैं। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष के दौरान स्त्री के शरीर में प्रजनन संस्थान के कार्य को नियंत्रित करने वाले संप्रेरकों का स्राव रुक जाता है, इसलिए मासिक धर्म भी रुक जाता है। आगे हम पढ़ते हैं अब फलन के बारे में। शुक्राणु तथा डिंब का संयोग होकर युग्माणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को फलन कहते हैं। मनुष्य की फलन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है। संसर्ग के समय स्त्री के योनि मार्ग में वीर्य छोड़ दिया जाता है। वीर्य में लगभग 10 लाख तक संख्या वाले शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय व अंड नलिका तक सफर करते हैं। उसमें से एक शुक्राणु अंड नलिका में उपस्थित इकलौते डिंब का फलन करता है। अंड नलिका में फलन के बाद तैयार हुए युग्माणु का कई बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूण बनता है। इस दौरान वह गर्भाशय की ओर जाता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसका अंकुरण होकर आगे की वृद्धि या विकास होता है। गर्भाशय में हुई वृद्धि के समय भ्रूण को भोजन की आपूर्ति करने के लिए अपरा, जिसे कि प्लेसेंटा कहते हैं, नामक अंग का निर्माण होता है। फलन होने के साधारण 9 महीनों के बाद भ्रूण की पूरी वृद्धि हो जाती है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। अगला टॉपिक है हमारा ऋतु चक्र, जिसे मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। यौनावस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्था में कुछ बदलाव आने लगते हैं और इस बदलाव की हर 28-30 दिनों की समयावधि के बाद पुनरावृत्ति होती है। इसी पुनरावृत्ति से होने वाले बदलाव को ऋतु चक्र कहते हैं। ऋतु चक्र यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो 4 संप्रेरकों द्वारा नियंत्रित होती है। वे 4 संप्रेरक कौन कौन से हैं? पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। पुटिका ग्रंथि संप्रेरक का प्रभाव से अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका के साथ डिंब का विकास होना प्रारंभ होता है। यह विकसनशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक का श्रवण करती है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतःस्तर की वृद्धि या पुनर्निर्मिति होती है। इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका की पूरी वृद्धि हो जाती है।
लिटिनाइजिंग संप्रेरक के प्रभाव से पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका फूटकर उसमें से डिंब अंडाशय से बाहर आते हैं। इसी को अंडोत्सर्जन कहते हैं। अंडाशय में फूटे पुटिका से पित्तपिंड बनते हैं। ये पित्तपिंड प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक को स्रावित करना प्रारंभ करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतःस्तर की ग्रंथियां स्रावित होने लगती हैं, जिससे यह अंतःस्तर भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। डिंब का फलन 24 घंटों में नहीं हुआ तो पित्तपिंड अकार्यक्षम होकर उसका रूपांतरण श्वेत पिंड में हो जाता है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों संप्रेरकों का स्राव पूरी तरह से रुक जाता है। इन संप्रेरकों के अभाव से गर्भाशय के अंतःस्तर का ह्रास होने लगता है। उसमें के ऊतक तथा अफलित डिंब योनि मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित किए जाते हैं। इसी के साथ भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है। इसी को ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हर महीने में तब तक होती रहती है जब तक डिंब का फलन होकर तैयार होने वाले भ्रूण का आरोपण नहीं हो जाता। भ्रूण आरोपित होने पर शिशु का जन्म होने तक और उसके दुग्धपान की कालावधि तक इस चक्र की पुनरावृत्ति रुक जाती है। मासिक चक्र यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें 4-5 दिनों तक मासिक स्राव के दौरान स्त्री को काफ़ी वेदनाएं होती हैं। उसी प्रकार अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने से कमजोरी भी हो सकती है। इस कालावधि में स्त्री को संसर्ग होने की संभावना रहती है। इन सभी कारणों की वजह से इन दिनों में विशेष व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ आराम की भी आवश्यकता होती है। यौनावस्था से मासिक धर्म रुक जाने तक हर महीने एक अंडकोशिका अंडाशय से बाहर निकलती है, अर्थात मासिक धर्म रुकने तक 2 से 4-10 लाख अंडकोशिकाओं में से साधारणतः केवल 400 से 450 अंडकोशिका अंडाशय से बाहर निकलती हैं। बची हुई सारी अंडकोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आगे हमारा टॉपिक है प्रजनन और आधुनिक तकनीकी। कई दंपतियों को विभिन्न कारणों से संतान नहीं हो पाते। स्त्रियों के विषय में मासिक धर्म में अनियमितता, डिंब के निर्माण में अवरोध, अंड नलिका में डिंब के प्रवेश को लेकर रुकावटें, गर्भाशय के गर्भरोपण की क्षमता में कमी की समस्या, इन आदि कारणों की वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। तो कभी कभी पुरुषों में वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, शुक्राणुओं की मंदगति, शुक्राणुओं में विभिन्न दोष आदि के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं निर्माण होती हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण अब इन सारी समस्याओं पर मात कर पाना संभव है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर स्थापन मातृत्व, जिसे कि सरोगेसी भी कहते हैं, वीर्य बैंक आदि तकनीकों की सहायता से अब संतानहीन दंपति को संतान प्राप्ति हो सकती है। तो आइए पहले हम देखते हैं IVF यानी कांच नलिका में फलन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीकी में स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु का फलन अप्राकृतिक तरीके से कांच नलिका में करवाया जाता है और निर्माण होने वाले भ्रूण को एक उचित समय पर दंपति की ही स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या में कमी होती है या फिर स्त्री के डिंब का अंड नलिका में प्रवेश होते समय कोई समस्या या रुकावट निर्माण होती है। उस समय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है सरोगेट मदर, स्थापन मातृत्व। कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता। वे स्त्रियां स्थापन मातृत्व इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती हैं। इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियों के अंडाशय से डिंब लिया जाता है। उस डिंब को कांच नलिका में लेकर उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग कर फलन की क्रिया संपन्न की जाती है। इससे निर्माण होने वाले भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का विरोपण किया जाता है उस स्त्री को स्थापन माता या फिर सरोगेट मदर कहते हैं। ऐसे में जो स्त्री गर्भवती होती है वह उस भ्रूण की जैविक माता नहीं होती। दूसरा है वीर्य बैंक। कई दंपतियों के पुरुषों में शुक्राणु की निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं। ऐसी दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु वीर्य बैंक यह एक नई संकल्पना सामने आई है। रक्त बैंक के जैसे ही पुरुषों के इच्छानुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद
उनके द्वारा स्खलित वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। जिस दंपत्ति को संतान की आवश्यकता हो उनके इच्छा अनुसार इस संग्रहित करके रखे वीर्य का उपयोग कर उस दंपत्ति के स्त्री का डिंब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की सहायता से फलित किया जाता है और उससे तैयार होने वाला भ्रूण उस स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। कानून के अनुसार उस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ दंपत्ति में स्त्री तो भ्रूण की जैविक माता होती है, लेकिन पुरुष भ्रूण का जैविक पिता नहीं होता। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा जुड़वा बच्चे। गर्भाशय में एक ही समय में 2 भ्रूणों की वृद्धि होकर 2 शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे शिशुओं को जुड़वा कहते हैं। कई दंपत्तियों को जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा के 2 प्रकार होते हैं, एक युग्मनज जुड़वा और द्वियुग्मनज जुड़वा। एक युग्मक जुड़वा संतान एक ही युग्माणु से बनते हैं। भ्रूण विकास के शुरू के समय में अर्थात जब युग्माणु तैयार होता है उसके 8 दिनों के अंदर यदि किन्हीं कारणों से भ्रूण 2 समूहों में बंट जाता है तो फिर यहाँ पर 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि दोनों विभाजित हुए हिस्सों का स्वतंत्र रूप से विकास होता है। और ऐसी जुड़वा संतान जनुकीय दृष्टि से बिल्कुल समान होती है, इसलिए संतानें दिखने में भी एक दूसरे के समान होती हैं। उनका लिंग भी एक जैसा होता है, अर्थात या तो वो दोनों लड़कियां ही होंगी या तो वो दोनों लड़के होंगे। एक युग्मक जुड़वा के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन अगर युग्माणु तैयार होने के 8 दिनों के बाद हो तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं। ऐसी जुड़वा संतानें शरीर के किसी हिस्से से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई अवस्था में जन्म लेती हैं। ऐसी जुड़वा में कुछ अंग संयुक्त होते हैं। दूसरा है द्वियुग्मक जुड़वा। कुछ अपवादात्मक परिस्थिति में स्त्री के अंडाशय में से एक ही समय में 2 डिंब बाहर अंडनलिका में छोड़े जाते हैं। उन दोनों डिंबों का अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा फलन होकर 2 भिन्न युग्माणु तैयार होते हैं। इन दोनों युग्माणुओं से 2 भ्रूण तैयार होकर दोनों का गर्भाशय में रोपण होता है और पूरी वृद्धि होने पर द्वियुग्मक जुड़वा संतान जन्म लेती हैं। ऐसी जुड़वा संतानें जनक दृष्टि से बिल्कुल भिन्न होती हैं और लैंगिक दृष्टि से समान या फिर भिन्न हो सकती हैं। कहने का अर्थ ये है क्योंकि 2 अंडाशय यहाँ पर फलित हो रहे हैं 2 अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा, इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि दोनों ही भ्रूणों का लिंग एक हो। वो दोनों या तो लड़के हो सकते हैं, दोनों या तो लड़कियां हो सकती हैं, या फिर एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। अगला टॉपिक है हमारा लैंगिक स्वास्थ्य। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सुस्थिति में रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। विभिन्न सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, अज्ञानता, संकोच, इन सभी के कारण हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता दिखाई नहीं देती। विशेष रूप से स्त्रियों के लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में उदासीनता दिखाई देती है। स्त्री को आने वाला मासिक धर्म का सीधा संबंध उसके लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित है। आज के युग में स्त्रियां पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं, जिससे उन्हें दिन भर घर के बाहर रहना पड़ता है। मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है, इसलिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक है, नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। पुरुषों में भी लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। उसे टालने हेतु अपने गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना बहुत ही आवश्यक है। लैंगिक रोगों में साइफिलिस और गोनोरिया, ये 2 रोग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। गुप्तांगों सहित शरीर के अन्य भागों पर धब्बे बनना, फुंसियाँ आना, बुखार आना, जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना आदि लक्षण साइफिलिस इस रोग में दिखाई देते हैं। गोनोरिया रोग में पेशाब करते समय जलन और दर्द होना, शिश्न और योनि मार्ग से पीप का निकलना, मूत्र मार्ग, गुदाशय, गला, आँख, इन अवयवों में सूजन आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।